नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शतरंज की बिसात पर सियासत की बात, सत्ता सियासत की पेचीदा गलियों में आपकी बात, सड़क से सदन तक सियासी महासंग्राम, चुनावी एक्सप्रेसवे पर सियासत की रफ्तार लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सियासत की। ठीक 207 दिन पहले जिस कहानी की शुरुआत हुई थी, उसमें आज यानी 23 नवंबर को एक रोचक मोड़ आ गया। 6 महीने 24 दिन पहले यानी कि इसी साल 30 अप्रैल को दोपहर के लगभग 2:30 बजे रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। क्यों आए, कैसे आए और फिर आने के बाद आखिर क्या हुआ, ये जग जाहिर है। लेकिन 29 हफ्तों बाद लगभग 2:30 बजे ही उनका इस सीट से जीत का सिलसिला टूट गया। पहली हार रामनिवास रावत की। उम्मीदवार बीजेपी के थे, लेकिन रिकॉर्ड में कभी हार नहीं मिली थी। कैसे हो गया ये बदलाव, आखिर क्यों हार गए रामनिवास रावत, बताएंगे आपको वो प्रमुख बातें जो इस उलटफेर का कारण मानी जा रही है। इसके अलावा बताएंगे आपको ये भी कि विजयपुर उपचुनाव के नतीजों से क्या और कितना फर्क पड़ेगा इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। 23 नवंबर को आए मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से भाजपा सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत हार गए। रावत अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने हरा दिया। सवाल बड़ा, ये हार किसकी है, भाजपा की या रामनिवास रावत की? चलिए एक बार वो समीकरण देखते हैं जिन्होंने इस हार की बुनियाद रखी। विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भले ही बीजेपी विकास और कांग्रेस गद्दार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, मगर जातिगत समीकरण चुनाव पर हावी रहा। इस क्षेत्र में लगभग 60,000 आदिवासी वोटर्स हैं, जबकि कुशवाहा समाज के 30,000 से ज्यादा वोटर्स। जाटव समाज भी महत्वपूर्ण है, जो 35,000 के लगभग वोटर्स की क्षमता रखता है। इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला आदिवासी और कुशवाहा समाज के लामबंद होने का। प्रचार के समय ही हवा कांग्रेस की ओर दिख रही थी। उसकी बड़ी वजह थी बीएसपी की ओर से मैदान साफ होना। आमतौर पर इस क्षेत्र का जाटव वोटर बीएसपी की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन कोई बसपा उम्मीदवार नहीं होने से जाटव समाज का वोटर निर्णायक हो गया। वैसे विजयपुर विधानसभा सीट पर बसपा की भूमिका हमेशा ही मजबूत रहती है। विजयपुर विधानसभा सीट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो चौथे स्थान पर रहा था। 2023 के चुनावों के ठीक बाद कुछ दलित बाहुल्य क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं हुई। माना जा रहा था कि दलितों के बीजेपी से मोहभंग का एक कारण ये भी हो सकता है। इतिहास से परे अगर आज के राजनीतिक समीकरणों में जाति का खाका खींचा जाए तो भी चुनाव कांग्रेस के पक्ष वाला ही नजर आता है, क्योंकि संख्या के हिसाब से बड़े आदिवासी समाज से मुकेश मल्होत्रा आते हैं, जबकि रामनिवास रावत ओबीसी समाज से आते हैं। आदिवासी फैक्टर के साथ मुकेश मल्होत्रा ने अपनी मौजूदगी पिछले चुनाव में तब जाहिर कर दी थी जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर तीसरा स्थान हासिल किया था। मुकेश मल्होत्रा ने बीते विधानसभा चुनाव में अकेले ही 44,000 वोट लेने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इस सब के साथ एक बड़ा सवाल ये भी इस चुनाव में गूंजता रहा कि रामनिवास रावत भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपनी जगह बनाने में सफल हो पाए या नहीं, या स्थानीय भाजपा संगठन और कार्यकर्ता उनसे मोह कर पाए या नहीं। इसके साथ एक सवाल ये भी कि इस पूरे उपचुनाव में सिंधिया के मौन रहने का क्या कारण रहा। विजयपुर उपचुनाव के दौरान पूरी पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दी। एक खेमा वो था जो वाकई चुनाव लड़ रहा था,
यानी रामनिवास रावत और उनकी कोर टीम। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिलने से उपजी स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और भीतरघात की चर्चा के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की उपचुनाव से दूरी का असर भी साफ देखा जा रहा है। रामनिवास रावत कांग्रेसी रहते हुए स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के काफी करीबी माने जाते थे। कांग्रेस सरकार में उन्हें सिंधिया की वजह से ही मंत्री पद तक मिला था। रामनिवास रावत को सिंधिया परिवार का काफी विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने तमाम दलबल के साथ भाजपा में शामिल हुए, तब कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत भी उनके साथ ही भाजपा में शामिल होंगे। इसके लंबे अंतराल के बाद भी रामनिवास रावत कांग्रेस से भाजपा में शामिल नहीं हुए। शायद इसी बात की टीस सिंधिया के भीतर भी बताई जाती है। विजयपुर में रामनिवास रावत की हार और कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण था पार्टी का पूरी तरह एकजुट होकर काम करना। कांग्रेस के लिए ये चुनाव चुनौती से कम नहीं था। यही वजह है कि पार्टी के एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 विधायकों ने यहां डेरा डाल रखा था। कांग्रेस की तरफ से मुरैना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े नीटू सिकरवार ने पूरी कमान संभाली। उनकी टीम चुनाव के महीने भर पहले से ही क्षेत्र में डेरा डाले हुए थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान रावत के बीजेपी में जाने से सिकरवार को नुकसान हुआ था। सिकरवार ही थे जिन्होंने प्रचार के दौरान रावत पर लगातार ये आरोप लगाया कि मंत्री पद पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि मुकेश मल्होत्रा, जो कभी भाजपा के ही एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, साल 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया तो नतीजा ये रहा कि मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और तब 44,128 वोट हासिल किए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिन पर उपचुनाव में कांग्रेस ने भरोसा जताया और मुकेश मल्होत्रा भरोसे पर खरे उतरे भी। साथ ही विजयपुर में कांग्रेस का परचम लहराने में कामयाब रहे। तो वहीं लोकसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले रामनिवास रावत को प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कुछ महीनों पहले वन मंत्री बनाया गया। रावत की जीत का दावा भी भाजपा ने किया, लेकिन अब जब परिणाम आए तो रावत का राज विजयपुर में खत्म हो गया। रावत के चुनाव हारने के बाद इसे सिर्फ उनका ही नहीं, पार्टी का भी नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि अब वन मंत्री के पद से भी रावत को इस्तीफा देना पड़ेगा और तमाम प्रयासों के बाद भी साल 2023 में विजयपुर में मिली हार साल 2024 में भी भाजपा के लिए हार ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। भोपाल में प्रदेश की पहली हाईटेक और सबसे बड़ी गौशाला बनने जा रही है, जिसमें एक साथ 10,000 गौवंश रखे जा सकेंगे, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। बरखेड़ा डोब में 10 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ जमीन पे गौशाला बनेगी। हाईटेक गौशाला में ही चिकित्सा वार्ड भी होगा, यहां पर गौवंश का इलाज हो सकेगा। तो क्या कुछ खास रहेगा इस गौशाला में, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। यह गौशाला 10,000 गायों की क्षमता वाली अत्याधुनिक गौशाला होगी। 15 करोड़ की लागत से लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गायों की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। गायों को भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। गोबर एवं गौमूत्र से विभिन्न सामग्री तैयार की जाएगी। जैविक खाद निर्माण के लिए संयंत्र भी लगाया जाएगा। गायों के उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। दरअसल भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बरखेड़ी डोब में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी, जिसमें एक साथ 10,000 गौवंश रखे जा सकेंगे, जिसका भूमि पूजन 23 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 25 एकड़ में यह गौशाला बनेगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों सहित वे सभी आवश्यक संसाधन होंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं। गौशाला में चिकित्सा वार्ड बनेगा, जिससे गौवंश का इलाज भी हो सकेगा।
आकलन लगाया जा रहा है कि इसकी लागत 13 से 15 करोड़ रुपए आएगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम ने 3 घोषणाएं की। सूखी सेवनिया शासकीय स्कूल को सीएम राइज बनाने की घोषणा की, साथ ही सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की भी घोषणा के साथ बरखेड़ी डोम क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गौमाता से संबंधित कोर्स शुरू करने की बात मुख्यमंत्री ने की। पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है। सुखद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश के उत्पादन का 9% दूध होता है। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 20% करेंगे। जिस तरह सरकार गेहूं, धान में बोनस देती है, ठीक उसी तरह दूध खरीदने पर भी बोनस देगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, वहां सरकार फिर बन रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गौ माता से जुड़े कोर्स शुरू करने की भी बात कही। जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा, वो दूध उत्पादन पे भी जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। पहले फेज में 2000 गायों की क्षमता वाले क्षेत्र का निर्माण तेजी से प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। गौशाला में हरा चारा, भूसा और पशु आहार की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की भी स्थापना की जाएगी। लगभग 15 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जिला पंचायत गौशाला का निर्माण होगा। संचालन नगर निगम करेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गौशाला में गायों के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए एक यूनिट भी लगाई जाएगी। घायल और बीमार गायों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा वार्ड का भी निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ। महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है। यह आनंद है। भोपाल में 6 से ज्यादा स्थानों पर गौशालाएं हैं, जिनमें कुछ की क्षमता 50 तो कुछ की 100 मवेशी की है। पूरे शहर में पकड़े गए मवेशियों की किस गौशाला में देखभाल हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इस वजह से कई बार मवेशी मालिक भी मवेशियों के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में एक ही स्थान पर सभी मवेशियों को रखे जाने से उनका रिकॉर्ड रखना और देखभाल करना भी आसान हो जाएगा। वहीं निगम को भी बड़ी गौशाला मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। देश में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे भी सामने आए, जिसमें मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर सहित छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण शामिल रही। चुनावी नतीजों में विजयपुर में जहां कांग्रेस की विजय हुई, वहीं बुधनी में भाजपा जीतने में सफल रही। उधर रायपुर दक्षिण सीट जीतकर बीजेपी ने अपना गढ़ बरकरार रखा। इन्हीं तीनों चुनाव को ध्यान में रखते हुए BSTV ने खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें तीनों चुनाव को बहुत करीबी से इस के विनिंग फैक्टर्स बताए गए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जीते। बुधनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव की हुई जीत। रायपुर दक्षिण से बड़े मार्जिन से जीते सुनील सोनी। विजयपुर की हार और बुधनी के कम विक्ट्री मार्जिन पर बीजेपी करेगी मंथन।
विजयपुर जीतकर कांग्रेस को मिली सियासी संजीवनी। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस नहीं कर पाई कोई कारनामा। कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत विजयपुर सीट से उपचुनाव हार गए। यहां कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। रावत 16वें राउंड तक आगे थे। रावत 2023 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। मालूम हो मंत्री बनने की चाह में वे भाजपा में शामिल हो गए और 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। लेकिन अब उपचुनाव में 7,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2023 में कांग्रेस के टिकट पर 18,000 से ज्यादा वोटों से जीते। वहीं रावत को हराने वाले कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इधर रावत बीजेपी में आने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे चुके थे। अब मंत्री पद के 6 माह पूरे होने से पहले उनको फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। 21 राउंड की गिनती के बाद वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए। साफ संदेश है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। आपको बता दें, चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाएं भी घटी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, उसी दौरान मुकेश मल्होत्रा ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद मुकेश निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 44,000 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीत गए। मुकेश शहरिया समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या विजयपुर में अधिक है। वहीं अपनी जीत पर यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और इसे जनता की जीत बताया, तो बीजेपी ने हार पर मंथन की बात कही। विजयपुर की जीत मैसेज है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मोहन यादव जी के लिए कि आपने जो 5 गारंटियां दी थी पूरी करो। किसानों के दाम दो, किसानों का गेहूं का, सोयाबीन का और धान का दाम दो, महिला बहनों को 3,000 रुपये दो, 450 का गैस सिलेंडर दो। वोट लिया आपने इस नाम के। ये संदेश है दल बदलुओं के लिए। जिन्होंने दल बदले उनको जनता ने कहा हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हराएंगे। ये मैसेज है आतंक के खिलाफ, बीजेपी के आतंक के खिलाफ। मैं मानता हूं कि ये तीनों मैसेज है और कार्यकर्ताओं को भी मैसेज है कांग्रेस के कि आप एकजुट रहो, साथ रहो, मेहनत करो, घर से निकलो, विपक्ष की भूमिका निभाओ, जनता सर माथे पे लेगी। तो हमारे लिए भी संदेश है, बीजेपी के लिए भी संदेश। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड आशीर्वाद मिला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, विकास और गरीब कल्याण को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम, और उसमें वहां का एक एक कार्यकर्ता, फिर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सहयोग के लिए नेचुरली गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दौरे हुए, हमारे कार्यकर्ता भी, हम तो सहयोगी के नाते से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो बैकग्राउंड में पीछे रह करके हम अपने सब पारिवारिक लोग हैं। महाराष्ट्र हमारा पड़ोसी राज्य है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपने कार्यकर्ता भी मदद करें। तो इसलिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी अथक मेहनत और परिश्रम किया। लेकिन ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा काफी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस जो करती है, इसका जवाब इस नारे ने दिया और उसका प्रचंड आशीर्वाद भी जनता ने दिया कि कांग्रेस फूट डालो राज करो, केवल झूठ छल कपट की राजनीति करती है। इसका आईना भी महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को दिखाया है। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या अब मुख्यमंत्री बीजेपी से होंगे? मुख्यमंत्री कौन होगा, ये महायुति गठबंधन का जो नेतृत्व है वो तय करेगा मिलकर के कि महाराष्ट्र की सेवा कौन करेगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है। ये प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारा जो नेतृत्व है, ये उनका काम है कि उसके बारे में कौन महाराष्ट्र का नेतृत्व करेगा, वो प्रधानमंत्री जी और महायुति गठबंधन के लोग तय करेंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। इस बार लगभग 50% वोटिंग के साथ बीजेपी ने रायपुर दक्षिण सीट पर फिर से जीत दर्ज कर ली। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे में सुनील सोनी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली। वोटिंग में शुरुआत से ही बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। सुनील सोनी ने 46,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेकर जीत का डंका बजाया।
बीजेपी को 89,220 और कांग्रेस को 43,053 वोट मिले। भाजपा के सुनील सोनी 46,167 मतों से विजयी हुए। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल दिखा। भाजपा के कार्यकर्ता आतिशबाजी के साथ ढोल बजाकर जीत का जश्न मनाते दिखे। वहीं कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। दक्षिण उपचुनाव की मतगणना शुरू होने के बाद से ही रुझान बीजेपी के पक्ष में थे। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, उसमें भी बीजेपी आगे रही। पहले राउंड से ही भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी 1425 वोटों से आगे रहे और अंतिम राउंड में ये अंतर 46,000 से ज्यादा हो गया। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार लगभग 10% वोटिंग कम हुई। रायपुर दक्षिण सीट पर हुए उपचुनाव में इस बार लगभग 50% वोटिंग हुई। 2023 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के राम सुंदर दास महंत को 68,000 वोटों से हराया था। हालांकि जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे थे। इस पर उन्होंने सवाल भी उठाए, लेकिन रायपुर दक्षिण में ब्रजमोहन अग्रवाल के नाम और बीजेपी के निशान ने फिर काम कर दिया। रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होने का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, पर इसका कोई एडवांटेज कांग्रेस को नहीं मिला। बीजेपी की जीत पर सीएम साय ने इस तारीख को ऐतिहासिक और जनता से मिले अटूट आशीर्वाद की जीत बताया। तो अपनी जीत से सुनील सोनी भी खासे गदगद नजर आए। वहीं कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण पर मिली हार पर मंथन और चिंतन की बात कही। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात आज अब नहीं की जाती है। अब लोग ये देख रहे हैं, बड़ी संख्या में इस वर्ग की मतदाता हो गए हैं जो व्यक्तिगत हितों में देखते हैं कि सरकार उनको क्या दे रही है और तुरंत क्या दे रही है, नगद के रूप में क्या दे रही है। वहीं बुधनी उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल पर जीत दर्ज की। हालांकि भार्गव ये उपचुनाव सिर्फ 13,846 वोट से जीते। सिर्फ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा शुरू से ही कांग्रेस से भारी था। ये सीट पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कही जाती रही है। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को यहां से प्रत्याशी बनाया था। पहले राउंड में कांग्रेस के राजकुमार पटेल 6,481 मतों से आगे थे, लेकिन चौथे राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 3,800 वोटों से आगे हो गए। इसके बाद आखिरी राउंड में भार्गव ने 13,846 वोट से चुनावी जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन कहीं न कहीं विक्ट्री मार्जिन के कम होने पर पार्टी को मंथन करने की जरूरत जरूर है। चुनावी रिजल्ट की बेला का लब्बो लबाब ये है कि यहाँ दोनों ही पार्टी खुश है। दरअसल विजयपुर जीतकर जहां कांग्रेस खुश नजर आई, वहीं बीजेपी ने अपने गढ़ रायपुर दक्षिण को बरकरार रखा। तो बुधनी में भले ही जीत का अंतर कम हो गया हो, लेकिन बीजेपी ने यहां जीत जरूर दर्ज कर ली। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बात को लेकर संतुष्ट है कि उसने यहां बीजेपी के जीत के अंतर को काफी कम कर दिया। यानी जो भी हो, चुनावी नतीजों ने सबको खुशी मनाने का मौका जरूर दिया। न्यूज डेस्क BSTV। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम बात सियासत की में इतना ही। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।